नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट को, जो कि एक पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर्स में मैंने कुछ टॉपिक कवर किए थे, तो आज मैं इस लेक्चर में लेकर आया हूं तरलों के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो देखते हैं कि तरल के कौन कौन से गुण होते हैं या तरलों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इन सभी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 12 पॉइंट हैं। ये मेन गुण होते हैं किसी तरल के। तो सबसे पहला है घनत्व, दूसरा है आपेक्षिक या विशिष्ट भार या गुरुत्व भी बोलते हैं उसे, तीसरा है आपेक्षिक घनत्व या गुरुत्व, चौथा है ससंजन, पांचवा है असंजन, छठा है श्यानता तथा गतिमिति श्यानता, और सातवां है तरल तनाव या पृष्ठ तनाव, आठवां है केशिका क्रिया एवं केशिकत्व, नवां है दाब एवं वाष्प दाब, 10वां है संपीड्यता तथा आयतन गुणांक, और 11वां है आपेक्षिक आयतन, और 12वां और लास्ट प्रॉपर्टी है तापमान तथा दाब पर प्रभाव। ये 12 प्रॉपर्टी जो हैं या 12 गुण जो हैं, ये किसी तरल के मेन गुण होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक गुण पर चर्चा करते हैं। इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है घनत्व, डेंसिटी, वो क्या होती है। डेंसिटी क्या है या घनत्व क्या है? किसी तरल के इकाई आयतन की मात्रा को घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। ये रो का साइन कुछ इस तरीके से बनाते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है क्या चीज? घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है वो एकांक आयतन में घनत्व कहलाती है। क्या मतलब हुआ? मात्रा या मास और आयतन, वो आयतन कैसा होना चाहिए? एकांक आयतन होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तरल की मात्रा बटे आयतन, या तरल का आयतन भी लिख सकते हैं। तो क्या है, अगर ये तरल का जो आयतन है वो एकांक है, मतलब एक है, तो जो पदार्थ की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी? घनत्व कहलाएगी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर v बराबर 1 रख देते हैं तो ये जो घनत्व आ जाएगा, घनत्व बराबर ये m/1 बराबर हो जाएगा m, या इसी को हम लोग बोलते हैं तरल की मात्रा ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी तरल की डेंसिटी बताएं या किसी तरल का घनत्व बताएं, तो हमें क्या दिया रहेगा? तरल की मात्रा दी होगी और उसका आयतन दिया होगा, जितना भी तरल हमारा होगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा ये घनत्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एक फार्मूला और इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रो बराबर m/v। ठीक है। अब हम लोग इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। जो तरल की मात्रा होगी वो किस में ली जाएगी? किलोग्राम में ली जाएगी। और जो आयतन होगा वो मीटर क्यूब में होगा। तो इसकी जो CGS
यूनिट हो जाएगी, CGS यूनिट हो जाएगी वो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा को हम किलोग्राम में लेते हैं और जो आयतन है उसे हम मीटर क्यूब में लेते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, और इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को। अब हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। तो हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है या दूसरा गुण है वो क्या है? आपेक्षिक भार या भार घनत्व। ठीक है, तो देखते हैं भार घनत्व या आपेक्षिक भार क्या होता है। किसी तरल के इकाई आयतन, मतलब एकांक यूनिट में जो उसका आयतन होगा के भार को आपेक्षिक भार कहते हैं। आपेक्षिक भार कहते हैं। यहां पर भी क्या हुआ, जो आयतन होगा वो एकांक होगा, तो क्या हो जाएगा, आपेक्षिक भार बराबर आपेक्षिक भार बराबर क्या चीज है, एकांक आयतन। आयतन क्या होगा, या फिर इस तरीके से आयतन जो होगा वो एकांक होगा, तो जो भार आएगा उस द्रव का, तरल की जो भी मात्रा होगी या उसका जो भार होगा उसी को हम लोग आपेक्षिक भार कहेंगे। ये फॉर्मूला बन गया। तो आपेक्षिक भार को हम लोग स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, और जो ये हमारा भार होता है इसे हम लोग कैपिटल W से दिखाते हैं, और जो आयतन है इसे तो जानते हैं आप लोग V से दिखाया जाता है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या हुआ, एकांक आयतन में तरल का जो भार होगा उसी को हम लोग आपेक्षिक भार कहेंगे। देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हम एक V बराबर 1 मीटर क्यूब रख देते हैं, तो जो हमारा ये स्मॉल w आ जाएगा कैपिटल W अपॉन 1, तो ये स्मॉल w जो हो जाएगा कैपिटल W के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज इसमें बोली गई है कि एकांक आयतन में जो तरल होता है उसका जो भार है उसी को हम लोग आपेक्षिक भार कहते हैं। अब हम लोग इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, जो हमारा W है या भार है उसे तो हम लोग किलोग्राम में ही लेंगे, और जो आयतन होता है उसे हम लोग जानते हैं कि मीटर क्यूब में लिया जाता है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग समझते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है आपेक्षिक या विशिष्ट घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, तो देखते हैं क्या है आपेक्षिक घनत्व। तरल के घनत्व, जो भी हमारा तरल है उसका क्या डेंसिटी या घनत्व, तथा मानक पदार्थ, जो भी हमने पदार्थ लिया है मानक के रूप में उसका घनत्व। अगर इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं तो उसे हम लोग आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो वही लिखा है, तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा, जो भी हमने क्या लिया है पदार्थ लिया है उसका घनत्व। तो लिख सकते हैं तरल का घनत्व बटे जो भी हम लोगों ने मानक के रूप में पदार्थ लिया है। तो यहाँ पर हम लोग मानक के रूप में शुद्ध जल ले लेते हैं। शुद्ध जल क्या हो जाएगा, 4 अंश सेल्सियस पर हम लेंगे, क्योंकि 4 अंश सेल्सियस से अगर हम लोग कम डिग्री पर लेते हैं या 2 डिग्री पर ले लेते हैं तो वो पानी नहीं बर्फ बनने की पोजीशन में आ जाता है। तो इसलिए हम लोग 4 डिग्री लेते हैं, क्योंकि 4 डिग्री से ऊपर जब हम चलेंगे तो वो पानी की पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो शुद्ध जल लेंगे कितने पर, 4 अंश सेल्सियस पर। ठीक है, 4 अंश सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व, शुद्ध जल का घनत्व। ठीक है,
तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा। इसे सिंबॉलिक फॉर्म में देख लेते हैं। घनत्व जिसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, और तरल का घनत्व रो, तरल है तो लिक्विड यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर एल भी बना सकते हैं। और ये किसका है, 0 सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व, तो घनत्व हुआ रो, और वाटर लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे आपेक्षिक घनत्व। तो समझ गए होंगे। अगर हम लोग इसका क्या निकालें, यूनिट निकालने की कोशिश करें, तो आप लोगों ने घनत्व की यूनिट क्या पढ़ी थी, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, और ये भी क्या है, घनत्व ही है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, तो देख लेते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब इंटू किलोग्राम। तो ये इससे और ये इससे आपस में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगी, जो हमारा आपेक्षिक घनत्व है ये यूनिट लेस राशि हो जाएगी। जो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसका ये प्रूफ भी आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इस पर बस छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन 3 प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो भी होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे या पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ये छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन 3 प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो भी है, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसे देखते हैं। तो न्यूमेरिकल आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आगे के चैप्टर में आप लोगों के लगभग हर टॉपिक पे एक न एक न्यूमेरिकल दिया गया है, और पेपर में भी 1 या 2 न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो जो मैकेनिकल में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ी सी कठिन होती है, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए हमारे एग्ज़ाम में अलाउ होता है कैलकुलेटर। तो आज हम लोग देख लेते हैं वो कैलकुलेटर आपको कौन सा लेना है, और वो कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप लोग एक भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। और वो कैलकुलेटर आप लोग पेपर में भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये एक मेरे पास एक कैलकुलेटर है कैसियो, इसका जो एमएस है ये 100 एमएस का है, 100 एमएस का है। नॉर्मली पॉलिटेक्निक में यही अलाउ होता है, जैसे बीटेक वगैरह में है, ज़्यादा कठिन समस्याओं को करने के लिए लगभग 600 एमएस का या 700 में जो भी आते हैं वो लेते हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक में जो अलाउ होता है वो ये 100 एमएस का ही कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे अभी से ले लेंगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, तो एग्ज़ाम में आप आसानी से और जल्दी से कोई भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये न्यूमेरिकल छोटा सा देखने वाले हैं। तो सिर्फ इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर अपने कैलकुलेटर आपके पास है, इस तरीके से आप स्क्रीन पे देखिए, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप लोग इसे चलाना और बंद करना नॉर्मल सा थोड़ा सा सीख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑन की दी होगी या फिर ऑन की बटन दी होगी। ठीक है, इसे कैलकुलेटर को चालू करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये कैलकुलेटर चालू हो चुका है। अब अगर आपको ये कैलकुलेटर बंद करना है तो कुछ इस तरीके से करेंगे। ये क्या है, लेफ्ट साइड में एक शिफ्ट की बटन दी होगी, इसे दबाएंगे, और यहाँ पर कुछ एक लाल कलर से एसी की बटन दी होगी, इससे इरेज भी होता है, और आप लोग नीचे देखेंगे वहाँ पर ऑफ भी लिखा होगा, तो इसे दबा देंगे तो कैलकुलेटर आपका बंद हो जाएगा। देख लीजिए बंद हो गया। ठीक है, फिर से ऑन करेंगे। ये किस तरीके से वर्क करता है, अगर शिफ्ट के साथ में आप लोग कोई भी बटन दबाएंगे, जैसे शिफ्ट ये लिखा हुआ है तो ये एम जो इसी पीले से, देखिए शिफ्ट किससे लिखा है, पीले से लिखा हुआ है, तो जब शिफ्ट दबा के आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो उसके नीचे जो पीले कलर से जो भी शब्द लिखा होगा, जो भी कमांड दी होगी वो होगी। यहाँ पर सही दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर में देखेंगे अपने अपने तो दिख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आप लोग इसे ले लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से चलाना ना आता हो
तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें नहीं आता है, तो हम इस पर एक वीडियो पूरा कंप्लीट बना देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ये अपना न्यूमेरिकल छोटा सा जो भी है। न्यूमेरिकल है 4 मीटर क्यूब की टंकी, जो आयतन है, एक टंकी दी गई है कुछ इस तरीके से, जिसका जो आयतन है वो क्या है, 4 मीटर क्यूब है, जिसमें द्रव भरा हुआ है, कोई भी द्रव भरा है पूरा ऊपर तक, ये पता नहीं है कौन सा द्रव है। ठीक है, तो आगे क्या है, द्रव का कुल भार, जो इसका भार दे दिया गया है वो कितना है, भार W बराबर दे दिया गया है 31,392, किसमें, न्यूटन में। ठीक है, और जो इसका आयतन है V बराबर वो दे दिया गया है 4 मीटर क्यूब, और ये इसने नहीं बोला है कि इसमें कौन सा द्रव भरा हुआ है, तो हम लोग नॉर्मल मान के चलते हैं इसमें पानी भरा है। ठीक है, अगर ना दिया हो तो पानी है, अगर दिया हो तो क्या है, उसकी पर्टिकुलर डेंसिटी या घनत्व तो दिया रहेगा आप लोगों को। ठीक है, पानी का जो घनत्व होता है वो हम लोग देख लेंगे किस तरीके से निकाला जाता है, और यहाँ पर यूज कर लेंगे उसी का। तो सबसे पहला पार्ट इसमें पूछा गया है, द्रव का आपेक्षिक भार बताएं। क्या पूछ लिया गया, आपेक्षिक भार। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं पहले से, आपेक्षिक भार बराबर क्या होता है, आपेक्षिक भार होता है किसी द्रव की एकांक मात्रा का भार जो है उसे हम लोग आपेक्षिक भार कहते हैं। V बराबर 3 मीटर क्यूब, और ये दिया गया था कितना, W बराबर 31,39,200। तो सबसे पहला हम लोग पार्ट देख लेते हैं, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक या भार, घनत्व नहीं, भार। आपेक्षिक भार बराबर हो जाता है भार बटे आयतन। तो भार यहां कितना दिया गया है, 31,39,2 न्यूटन अपॉन में ये कितना है, 4 था, सॉरी यहाँ पे 4 है, ये 4 मीटर क्यूब। तो ये कैलकुलेशन आ गई, ये नॉर्मल आप कर सकते हैं, छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन क्या बड़ी जब कैलकुलेशन आएगी तब आप लोगों को कैलकुलेटर का ही यूज करना पड़ेगा, और इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन करने के लिए भी आप लोग पेपर में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ जैसे ये दिया गया है 31,392, तो हम लोग यहाँ पर 31,392 लिखेंगे, बटे या भाग किससे करेंगे, 4 से, और बराबर कर देंगे। तो ये देख लीजिए आ गया। ठीक है, क्या आया, 7,8,48 किस में आ जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब में। तो ये क्या आ गया, आपेक्षिक भार आ गया इसका, किसी द्रव का, जो हम लोगों ने मान रखा है, हम लोगों ने पानी को द्रव माना है। ठीक है, ये न्यूटन अपॉन मीटर लिखा हुआ है, यहां लिख देते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, नोट कर लीजिए इसे। फिर हम लोग देखते हैं किसको, घनत्व को। किसका घनत्व देखेंगे, द्रव का घनत्व। आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं आपेक्षिक भार, नहीं, द्रव का घनत्व देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द्रव का घनत्व। तो यहां पर हम लोगों ने द्रव क्या लिया है, वाटर लिया है, तो द्रव का घनत्व, द्रव का जो घनत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपेक्षिक भार, जो भी द्रव का आपेक्षिक भार होगा, आपेक्षिक भार मतलब W अपॉन में गुरुत्व। ठीक है, तो पीछे हम लोग आपेक्षिक भार निकाल चुके हैं, आपेक्षिक भार आया था 7848। ठीक है, जो आपेक्षिक भार आया था वो आया था 7,848। ठीक है, और जो जल गुरुत्व होता है वो होता है 9.81।
ठीक है, अब इसे हम लोग कैलकुलेटर में देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप लोग टाइप करेंगे 7848, जो भी ऊपर वाली वैल्यू है, बटे लगाएंगे। अब क्या है, नीचे पॉइंट या इनटू में कोई भी अगर संख्या दी हो तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के बीच में क्लोज करके ही बराबर करेंगे, तभी हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू या सही मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट कितना है 9.81, क्लोज ब्रैकेट, फिर करेंगे इक्वल, तो आ गया कितना 800। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है। लेते हैं अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व होता है द्रव का भार बटे 4 अंश सेल्सियस पर 4 अंश सेल्सियस पर शुद्ध जल का भार। ठीक है, तो हम लोग पहले किसका, द्रव का जो आपेक्षिक भार, यहां पर भार नहीं आपेक्षिक भार होगा, आपेक्षिक भार। ठीक है, तो हम लोग आपेक्षिक भार निकाल चुके थे। आपेक्षिक भार आया था जहां तक 7, 8, 4, 8, और जो 4 अंश सेल्सियस पर शुद्ध जल का भार होता है वो होता है क्या 9810। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। कौन सी 9810। ये वैल्यू आप कैलकुलेट होके आती है, किस तरीके से आती है यहां जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको क्या है यूज कर लेना है, इस वैल्यू को याद कर लेना, क्योंकि इसका यूज है नहीं, एक ही न्यूमेरिकल है, इसी में बस दिया गया है। 1-2 न्यूमेरिकल और भी होंगे तो उनमें दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग सीधे सीधे इसको याद कर लीजिए। क्या चीज, 4 अंश सेल्सियस पर शुद्ध जल का जो भार होता है या आपेक्षिक भार होता है। ठीक है, जो आपेक्षिक भार होता है वो कितना होता है 9810 होता है। ठीक है, अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे भी देख लीजिए एक बार। 7848 अपॉन 9810। ठीक है, ये आ गया 0.8। ठीक है, 0.8 आ गया, 0.8। आपेक्षिक घनत्व तो देखा था, क्या था ये यूनिट लेस राशि थी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.8। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे की प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।